नमस्ते, मैं वंदना सुखाड़िया, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से। आज हम स्टडी करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। यह एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि जब भी हम कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइप की, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उसमें काम में ली जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती है जिसमें जो विकिरण आते हैं सूर्य से हमारे पास, वो भी एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इसमें तरंग का जो संचरण होता है उसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ये गति करती है। उसी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के इसमें फलन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एक पूरा स्पेक्ट्रा होता है उसमें से हम रेडियो वेव्स का यूज़ इस टेक्निक में किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, इस तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषण के द्वारा एक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट से दूसरे न्यूक्लियर स्पिन स्टेट में जाती है। मतलब कि इसमें जब भी ये रेडिएशंस किसी मॉलिक्यूल पर डाली जाती हैं तो उसमें मॉलिक्यूल में जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें एनर्जी जो होती है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट्स में मूव करती है। यह मूवमेंट किसी भी तरह से एनर्जी पैकेट्स के रूप में हो सकता है, तो उनको हम फोटोन भी कहते हैं। तो इस तरह से एनर्जी के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो मूवमेंट होता है या ट्रांजिशन होता है उससे हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। यह सिग्नल जो होता है वह इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका एनर्जी की इस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से उस मॉलिक्यूल के जो एनर्जी स्टेट यानी कि उसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उनमें जिस भी टाइप का डिफ्लेक्शन होता है वह हमें इस ट्रांजिशन से सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है। अब ये जो सिग्नल मिलते हैं, इन सिग्नल की इंटेंसिटी व इनके जो अवशोषण एक इंटेंसिटी यानी कि किस तीव्रता का किस हाइट तक गया है और उसका जो एब्जॉर्बेंस हुआ है, इसके बीच में जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। अब इस टाइप का जो एक ग्राफ प्रेजेंट होता है उस ग्राफ में हम देखते हैं कि जब भी हम एक एनएमआर स्पेक्ट्रा को कंसीडर करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम एक एनएमआर स्पेक्ट्रा में अगर हम सिर्फ एक प्रोटॉन को कंसीडर कर रहे हैं तो उसे एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्रोटॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट करता है तो उसके चारों तरफ उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से प्रोटॉन जो है वह भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब यह मूवमेंट करेगा तो इसके चारों तरफ एक इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होता है, जब भी हम कभी भी इसको स्टडी करते हैं तो इसमें हमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाई देते हैं। जैसे उस स्पेक्ट्रा को देखने से हमें सबसे पहले पता चलता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, यानी जितने सिग्नल्स हमें मिलेंगे उसके बेसिस पे हम यह बता सकते हैं कि इसमें इतने टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट है। दूसरा, काइंड ऑफ प्रोटॉन, कि वो जो प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो किस काइंड के हैं, या तो वो एलिफेटिक है या वो एरोमेटिक है। नेक्स्ट, इसमें नेचर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की नेचर से हम ये समझते हैं कि प्रोटॉन के आसपास किस टाइप की सराउंडिंग्स है, यानी कि उसमें आसपास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सटर्नल ज़्यादा हैं। मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को हम इसमें कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन जो होता है कि जैसा हमने पहले बताया है कि न्यूक्लियस, इसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। जब भी न्यूक्लियस जो है वह स्पिन करेगा तो वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो है ही, तो उससे इसका फील्ड जनरेट होगा। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस के स्पिन होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं। दूसरा, ये जो न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू है यह किसी भी इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसकी द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है। जैसे 1H1 वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं तो इसमें द्रव्यमान संख्या भी विषम यानी ऑड है
और परमाणु क्रमांक भी इसका ऑड है, तो इसके न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हाफ होगी 1/2। इसी तरह C13 वाला कार्बन एटम है, उसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हाफ, क्योंकि दोनों विषम और सम है। और C12 कार्बन जो है उसमें न्यूक्लियर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों के ही नंबर और इवन है, यानी सम संख्या में है, तो इसमें न्यूक्लियर स्पिन का मान 0 होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन है N14, इसमें द्रव्यमान संख्या सम और परमाणु क्रमांक जो है विषम संख्या में है, तो इसके न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1 होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि हम कुछ एक कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर स्पिन की जो वैल्यू है हाफ, 3/2, 5/2 सो ऑन होती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्पिन एक्टिव होते हैं। इसी तरह से जिसमें आई की वैल्यू 0 होती है वो स्पिन इनएक्टिव होते हैं, यानी कि उसको हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इनको हम नहीं डिटेक्ट कर सकते। कुछ में आई की वैल्यू 1 होती है, वो भी स्पिन एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का है ही कि धनावेशित है, यानी पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो न्यूक्लियस जो होगा अपने एक्सिस पर भी स्पिन करेगा, और अपने एक्सिस पर स्पिन करने की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। वह एक मैग्नेट की टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। जब इस मैग्नेट को, टाइनी मैग्नेट को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं, यानी H0 में, तो इसमें इसका जो स्पिन मोशन होगा उस एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में अफेक्ट होगा। इसमें वह क्या होगा, खुद के एक्सिस पर भी मूव करेगा और उस एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में भी अपने आप में अलग तरह से मूव करेगा। तो ये एक तरह से लट्टू यानी स्पिन टॉप जो होता है उसकी तरह मूवमेंट करेगा। जब भी हम बिना किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के जब हम ऐसी चार्ज स्पीशी को देखते हैं तो वह रैंडमली मूवमेंट शो करती है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड इसमें हम अप्लाई कर देते हैं तो वो सारे टाइनी मैग्नेट्स दो तरह के ओरिएंटेशन गेन कर लेते हैं, जिसमें एक अल्फ़ा स्पिन और एक बीटा स्पिन। हम देखेंगे कि अल्फ़ा स्पिन में जो इसका स्पिन का जो मोशन है वह एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल है, जबकि बीटा स्पिन में उसका मोशन उसके अपोज में है। तो इस तरह से जो अल्फ़ा स्पिन में न्यूक्लियर स्पिन मोशन की वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं जो एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल है, और जो बीटा स्पिन है उसमें स्पिन मोशन कम होगा। इस तरह से हमने यह स्टडी का इससे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस तरह से इन मैग्नेट्स का, इसको हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसमें ये जो स्पिन होगा इसका ये जो ओरिएंटेशन को हम 2l+1 फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। हियर l जो है इसके क्वांटम नंबर होगा, जिसमें हम इसके h को हाफ, फॉर h प्रोटॉन के लिए इसकी l की वैल्यू हाफ होगी, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो उस केस में इसकी वैल्यू जो होगी 2 ओरिएंटेशन यानी 2 आ जाएगी। मतलब कि प्रोटॉन जो होगा एक्सटर्नल फील्ड में 2 ओरिएंटेशन गेन करेगा, जिसमें से एक लो एनर्जी की होगी जिसे अल्फ़ा स्पिन कहेंगे, एक हायर एनर्जी होगी जिसे बीटा स्पिन करेंगे। अल्फ़ा स्पिन में इसका वैल्यू +½ और हायर स्पिन में -½ कैलकुलेट किया जाएगा, और इन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच के डिफरेंस को डेल्टा E से डिनोट करते हैं। इस तरह हमने देखा है कि जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो होगी इसमें सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शंस के थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल में कहाँ एक रेजोनेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हमें वहीं पर एक सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंसिडर किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।